हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाला हर एस्पिरेंट एएसओ और इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट ज्वाइन करने का ड्रीम देखता है, लेकिन बहुत से बच्चों का ये ड्रीम सिर्फ इसलिए नहीं पूरा हो पाता क्योंकि वो मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या उनकी मैथ्स वीक होती है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी ट्राई भी करते हैं, लेकिन मैथ्स में उनकी वो कमांड नहीं आ पाती जिससे कि वो एक सीजीएल जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पूछी जाती है और आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके उन सभी पोस्ट में जा सकते हैं या उन सभी डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं जिसमें आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ 12th पास के बाद ही दिया जा सकता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि सीजीएल देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना मस्ट होता है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में एक रिटन एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, 50 जीएस के और 50 रीजनिंग के। तो आपने देखा कि पूरे पेपर में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। हाँ, जो इसका एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट होता है वो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। जैसे सीजीएल में आपने सुना होगा या जिसने सीजीएल दिया है उसे पता होगा कि उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। वैसे ही एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में हमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है। स्टेनोग्राफी को लोग शॉर्ट हैंड के नाम से भी जानते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होती है। शॉर्ट हैंड आप कहीं भी सीख सकते हैं, इसकी काफ़ी जगह क्लासेस होती हैं, जैसे टाइपिंग की क्लासेस होती हैं। वैसे ही आप शॉर्ट हैंड उस लैंग्वेज में सीख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आप इंग्लिश में सीखें, क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की ज़्यादा डिमांड होती है। अगर हम शॉर्ट हैंड के और यूजेस की बात करें तो शॉर्ट हैंड के काफ़ी हेल्प होते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेंगे तो आप न केवल एसएससी का बल्कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आते हैं, जिसमें आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तरह ही सेम सिलेबस पढ़ के आप उन एग्ज़ाम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस एग्ज़ाम का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इसमें जो पोस्ट मिलती है वो स्टेनोग्राफर सी और डी होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में एग्ज़ाम सेम देना होता है, इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो भी सेम होती है, बस इसमें जो सी होता है वो सीनियर होता है और जो डी होता है वो जूनियर होता है। सीनियर जो सी होता है उसकी पे स्केल जो है वो एक इंस्पेक्टर या एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के इक्विवेलेंट होती है, यानी वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। जबकि अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर डी की बात करते हैं तो वो 2400 ग्रेड पे की होती है। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट को समझने के लिए आप सीजीएल में जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट इसको समझ सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप सीएसएस, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज या जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सीएसएस में या किसी दूसरी मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर्स बनते हैं, तो उन्हीं मिनिस्ट्रीज़ में जो स्टेनोज होते हैं वो भी उस एग्ज़ाम को देकर प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंस्पेक्टर्स की बात करें तो चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हों या एक्साइज इंस्पेक्टर हों, तो जैसे सीजीएल देकर के कोई व्यक्ति इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है, वैसे ही स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम दे करके आप उन डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर प्रमोशनल एग्ज़ाम देकर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट में भी जा सकते हैं। तो अगर आप सीजीएल सिर्फ इस वजह से नहीं क्वालिफाई कर पा रहे कि उसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो आपको अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम देकर उन सभी पोस्ट में जा सकते हैं। ये मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम के बारे में बता दिया और पोस्टिंग के बारे में बता दिया। इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, वो आपके मार्क्स पे जो कट ऑफ जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उन पर डिपेंड करेगा, जैसे वैकेंसी होती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। जैसे सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंसेस होती हैं, वैसे ही इस एसएससी स्टेनोग्राफर में भी पोस्ट प्रेफरेंसेस होती हैं। अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो स्टेनोग्राफर का जो वर्क होता है वो ज्वाइनिंग के समय एक कॉमन क्लर्क की तरह ही होता है। उसे ब्रांच के या सेक्शन के
सभी काम जैसे कि डायरी मेंटेन करना या ब्रांच में जो भी एक जो क्लर्क लेवल का काम होता है उसे वो करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रमोशन हो जाता है और वो पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट में जाता है तो वो किसी बड़े ऑफिसर्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कोई आईएएस ऑफिसर या कोई आईपीएस ऑफिसर्स आपने देखे होंगे, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जो कि उनका पूरा डे मेंटेन रखते हैं कि उन्हें कब क्या करना है, क्या किसके साथ मीटिंग करनी है, तो उनका जो भी पूरा डे का प्लान होता है उसको मेंटेन करना जो उनका स्टेनोग्राफर होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर का एक और काम होता है डिक्टेशन लेने का। जैसे ऑफिसर कभी बहुत जल्दी में कुछ बोलते हैं तो उसको नोट करना सबके बस की बात नहीं होती, उसको नोट करने के लिए शॉर्ट हैंड का आना ज़रूरी होता है। हालांकि जब से कंप्यूटर ऑफिस में शुरू हो गए हैं डिक्टेशन काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी एसएससी स्टेनोग्राफर्स हैं या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के स्टेनोग्राफर्स हैं, उनकी ज़रूरत जो है वो डिपार्टमेंट्स में बनी हुई है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ स्टेनो ग्रेड डी की ही पोस्टिंग होती है, यहाँ स्टेनो ग्रेड्स ही नहीं आते हैं। और अगर उनकी सैलरी की बात करें उसके रिगार्डिंग मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर सैलरी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। फिर भी जब कोई ग्रेड डी स्टेनो ज्वाइन करता है तो उसको अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है। मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। तो स्टेनोग्राफर की ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन उनकी एक शॉर्ट पीरियड की ट्रेनिंग होती है जो कि ऑफिस लेवल पे ही होती है। बाकी वो सभी जो ऑफिस का काम है वो करते करते धीरे धीरे ही सीख जाते हैं। तो स्टेनोग्राफर की ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। हालांकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी स्टेनोग्राफर की कोई एक स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर हम स्टेनोग्राफर के प्रमोशंस की बात करें तो उनका प्रमोशंस दो तरीके से होता है। एक तो उनके अपने स्टेनो कैडर में होता है और दूसरा उस कैडर में जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। अगर वो चाहें तो अपने कैडर में प्रमोट हो सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्टेनो का प्रमोशन पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, पीपीएस यानी प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी, उसके बाद सीनियर पीपीएस एंड देन पीएसओ लेवल तक होता है। अगर वो इस कैडर में नहीं चाहते प्रमोशन और वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कैडर में प्रमोशन चाहते हैं तो उनको एग्ज़ाम लिखना होता है जो कि यूपीएससी ऑर्गेनाइज कराती है। एग्ज़ाम को लिखने के बाद उनका प्रमोशन भी उसी तरीके से होता है जैसा एएसओ का होता है, यानी सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी। इस तरीके के उनके भी प्रमोशंस हो जाते हैं। अगर हम दूसरे पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो जैसे एएसओस को पासेस मिलते हैं, पीटीओस मिलते हैं, वैसे ही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी को भी पासेस एंड पीटीओस मिलते हैं। लेकिन जो उनके पासेस एंड पीटीओस होते हैं वो थर्ड एसी और स्लीपर के लिए एलिजिबल होते हैं। थोड़े समय के बाद जब उनका प्रमोशन हो जाता है तो वो भी सेकंड एसी के पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और बोनस भी उनको बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। जैसे बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में अप्रॉक्स 6900 बोनस होता है, रेलवेज़ के जो स्टेनो होते हैं उनको जो है 18,000 का बोनस मिलता है। सो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टेनो एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर की पोस्ट, उनका वर्क नेचर और स्टेनोग्राफर इन रेलवेज़ की जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।